लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम हमें करना था और ऐसा इमेजिनेशन लेके देखिए, ये एक बंद कंटेनर में एक बाउल में हमने वाटर रख दिया और यहाँ हमने मैनोमीटर लगाया हुआ, तो यहाँ वाटर वेपर्स बन रहे होंगे ड्यू टू एवोपरेशन, और वो वेपर्स इस यूट्यूब में भी जा रहे होंगे और यहाँ कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे या नहीं। जब यहाँ प्रेशर लगा रहे होंगे तो लोगों को पता नहीं कि आज क्लास हमारी 6 to 7 थी। कल तो सिर्फ एक जने ने प्रॉब्लम बताई थी। स्वर्ण मित्तल जी आया नहीं? गुड मॉर्निंग जी। ये क्या कहलाया था? जो प्रेशर आया था इस प्रेशर को क्या कहा था आपने? हाँ या नहीं? पढ़ लिया है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो अब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, याद करो उसकी डेफिनेशन में भी क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हिच आर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड आर इन इक्विलिब्रियम विद इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, शुरू में तो चेंज होता जा रहा होगा लेकिन कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब है ऑपरेशन बंद हो गया। बोलो हाँ या नहीं? तो जवाब है नो सर। एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर becomes constant at given temperature। और एवोपरेशन बंद नहीं हुआ, कल भी तो बताया था। जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्या होता है, दो अपोजिंग फिनोमेनास का रेट सेम हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन। दूसरा फिनोमेना क्या हो रहा है यहाँ? अपोजिंग फिनोमेना का नाम बोलो जल्दी। शुरू में जब आपने यहाँ वाटर रखा था और बिल्कुल वाटर वेपर्स नहीं थे, तो 1 मिनट के लिए टेम्परेचर कुछ भी फिक्स मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है और ये वैक्यूम था, खाली आपने पानी रखा तो वेपर्स बन रहे थे। सपोज कर लो 45, झूठ मूठ बोल रहा हूँ, समझाने का बहुत बढ़िया तरीका, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा। 45 मॉलिक्यूल्स पर मिनट, 1 मिनट में 45 मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में आ रहे थे, ठीक। तो रेट ऑफ एवोपरेशन एट अ गिवन टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट याद है क्या कुछ किसी को? पिछला लेसन स्टेट्स ऑफ मैटर में एक टेम्परेचर पर एवोपरेशन के रेट कांस्टेंट रहता है। भाई चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करोगे तभी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड से बनने चेंज होंगे गैस में, अदरवाइज तो उसी स्पीड से बनते रहेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? तो सपोज 1 मिनट में 45 मॉलिक्यूल्स वाटर से वाटर वेपर बन रहे हैं, दूसरे मिनट में भी 45 भी मिलेंगे, अगले तीसरे मिनट में भी 45 बनेंगे, तो यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी क्या? 45 से 90, 90 से फिर 135, 135 में फिर 45 ऐड करोगे तो बढ़ती जा रही है भीड़, और जब भीड़ बढ़ती जा रही है तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होगा। लेकिन जब यहाँ बहुत भीड़ होने लगेगी तो कैसे होने लगेगा कि कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल जो उड़ रहे हैं वेपर फेज में, वो उड़ते उड़ते लिक्विड के सरफेस से भी टकराते होंगे, और टकराने पे क्या कहते होंगे कि हम उड़ते उड़ते थक गए, चलो वापस आराम ही कर लेते हैं, वापस बैठ जाते होंगे। तो क्या शुरू हो गया? तो बिल्कुल शुरुआत में रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 था, बिल्कुल शुरुआत में सिर्फ एवोपरेशन हो रहा था। जैसे जैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस से टकराने लगेंगे क्या, और कंडेंसेशन का रेट बढ़ता जाएगा या नहीं? और वो पहले 0 था, फिर सपोज 5 मॉलिक्यूल्स पर मिनट हो गया, थोड़ी देर बाद वो रेट ऑफ कंडेंसेशन 10 मॉलिक्यूल्स पर मिनट हो गया, थोड़ी देर बाद वो 40 हो गया, थोड़ी देर बाद वो 45 मॉलिक्यूल्स पर मिनट हो गया। तो तब तक इमेजिन करो यहाँ पर 5000 मॉलिक्यूल्स हो चुके थे, सपोज कर लो समझाने के लिए, बहुत बढ़िया वैल्यूज है। अब अगले मिनट क्या हुआ होगा, नीचे से 45 मॉलिक्यूल्स आए होंगे तो ये प्लस 45 हुआ होगा। लेकिन जिस मिनट 45 मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, इन 5000 में से 45 मॉलिक्यूल्स उसी मिनट नीचे चले जाएंगे कंडेंस करने के लिए, क्योंकि रेट ऑफ एवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया। ये कैंसिल होगी, वैल्यू क्या रह जाएगी? 5000। अगले मिनट 45 और आए, लेकिन तब तक इनमें से 45 नीचे चले गए, ये वैल्यू 5000 ही रहेगी, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्या?
कब तक? जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे रेट ऑफ ऑपरेशन भी यही रहेगा, कंडेंसेशन भी यही रहेगा। तो उस वक्त प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ ही कब? वेपर प्रेशर की वैल्यू फिक्स आई कब? जब इक्विलिब्रियम आ गया। मान लीजिए किसी शरारती आदमी ने आके इसका टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया, तो क्या होगा? रेट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, पता चला है 45 के बजाय 60 मॉलिक्यूल्स पर मिनट हो गया। तो मॉलिक्यूल्स ऊपर तो 60 जा रहे हैं, नीचे कितने आ रहे हैं? तो यहाँ का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट सर, यहाँ का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन और यहाँ की भीड़ भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि प्लस तो 60 हो रहा होगा और माइनस, तो ये 5015 हो जाएंगे। अगले मिनट फिर से 60 आए, 45 नीचे गए, तो ये 5030 हो जाएंगे। लेकिन भीड़ यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन जब यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी तो नीचे टकराने की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। और एक वक्त वो आएगा कि जब ये नीचे कंडेंस करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी, और जब 60 आएगा तब तक ये 5000 हो गया, 5000 से ज़्यादा हो चुका होगा, मान लो 5500 हो चुका। अब जब ये 5000 तब जाके क्या हुआ कि रेट ऑफ ऑपरेशन भी 60 और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी 60 हो गया। तो अब यहाँ मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना फिक्स? 5500। अब उनकी वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, और उसकी वैल्यू 25 डिग्री वाली वैल्यू से, उसकी वैल्यू 25 वाली वैल्यू से पर इक्विलिब्रियम में जब आया तो उस वक्त एक प्रेशर नाम का, वेपर प्रेशर नाम की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और उस वक्त रेट ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया। हाँ या नहीं? अब तीसरा किस्सा जो करने जा रहे हैं, डेट इज सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद गैस या सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स। देखो, हमने एक बंद जार लिया और उस बंद जार के अंदर हमने सॉलिड आयोडीन के क्रिस्टल्स डाल दिए। तो हमें सुना है क्या कभी पहले कि आयोडीन सब्लाइम करता है? हाँ, हमने सबने सुना है कि सब्लाइम करता है। तो इस सब्लाइम वाले आयोडीन में से कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ वेपर फेज में आने लगेंगे, और आयोडीन खुद भी और उसके वेपर्स भी पर्पल कलर के होता है, पता होगा। तो जब सॉलिड आयोडीन क्रिस्टल्स वेपर फेज में आने लगेंगे, तो वेपर फेज में आने पर यहाँ इस जार का पर्पल कलर होने लगेगा। बोलो। और पर्पल कलर होने लगेगा तो मैं बोलो उसकी कुछ कलर इंटेंसिटी हो जाएगी, कलर का गाढ़ापन कुछ होगा। जैसे जैसे और वेपर्स बनते रहेंगे इसका कलर और डार्क हो जाएगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि कलर डार्क होना बंद हो गया, कलर इंटेंसिटी चेंज होनी बंद हो गई, कलर इंटेंसिटी चेंज होनी बंद हो गई। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हुआ? कलर इंटेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट। टेम्परेचर को छेड़ रहे हो आप या कांस्टेंट रखे हुए हो? टेम्परेचर को कुछ कह रहे हो क्या? टेम्परेचर तो कांस्टेंट लेके चल रहे हो ना, उसको तो कुछ नहीं कह रहे, अपने आप उड़ रहा हो। तो सब्लिमेशन भी तो कॉन्टिन्यूस फिनोमेना अपने आप चलता रहता है। और साथ में क्या होगा? कलर इंटेंसिटी थोड़ी देर बाद डार्क होनी बंद हो गई। तो क्यों हो गई? क्या आयोडीन सॉलिड से गैस बनना बंद हो गया? क्या हो गया? रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, पिछले वाले प्रोसेस को क्या कहते थे सब्लिमेशन के उल्टे को? अगर 9th क्लास याद हो, अगर 9th क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे तो सब्लिमेशन के उल्टे प्रोसेस को, यानी वेपर से सीधा वापस सॉलिड बनने को भी उसने सब्लिमेशन ही कहा हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल से जो एनसीईआरटी इन्होंने निकाल रहे 9th क्लास की, उसमें उन्होंने रिवर्स वाले को क्या कह दिया? ठीक है, अब है 4th केस, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अगर आपने सॉलिड ना लिख के लिखो शुगर, शुगर सॉलिड को पानी में डाला तो क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन।
इस बात को मैं थोड़ी सी बेईमानी करके ऐसे लिख दूँ, शुगर सॉलिड। क्या मतलब है? आप पानी के ग्लास में फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसे कुछ नहीं कह रहे, कोई भी एक वैल्यू है टेम्परेचर की, लेकिन वो फिक्स है। उसमें आप चीनी डालते जा रहे हो, वो घुलती जा रही है, घुलती जा रही है, घुलती जा रही है और घुलती जा रही है। एक स्टेज वो आएगी कि आपने जो चीनी का दाना उसमें डाला वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप क्या कहोगे, सॉल्यूशन कैसा हो गया? और इनफैक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो जब है, अगर इसमें से मैं इसको फ़िल्टर कर लूँ तो फ़िल्टर करने पे ये दाना अलग हो जाए तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है सही मायने में। अब मैं उसमें एक भी दाना डालूंगा तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते थे? सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर। हाँ या नहीं? अब इसमें एक दाना आपने मान लो डाल दिया और वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो पड़ा हुआ है, तो अब उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा फ़र्क है जो अजीब सा कन्फ्यूजन वाला होता, सही से मुझे भी नहीं पता चला आज तक क्या है। बोलो सर। सैचुरेटेड एट और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मिठास फिक्स हो गई होगी या बदल रही होगी? क्योंकि और चीनी घुल नहीं रही, जितनी घुल रही है उतनी वापस उस पर डिपॉजिट हो रही है, तो इसमें नेट शुगर, डिजॉल्व शुगर का क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स कांस्टेंट, और दूसरा रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोलो हाँ या नहीं। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। कोल्ड ड्रिंक तो सबने पिया। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन CO2 डिजॉल्व होती है क्या? कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डिजॉल्व होती है, और जब CO2 डिजॉल्व है तो वो CO2 उसमें से बाहर भी निकल रही है या डिजॉल्व ही है बस सारी? क्या मतलब? अगर ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, तो ये जो खाली जगह आप देख रहे हो यहाँ कौन है? CO2 गैस भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, ऑपरेशन की वजह से वाटर वेपर्स, और CO2 गैस, तो जहाँ CO2 गैस है वो अंदर भी जा रही है, यानी डिजॉल्व भी हो रही है, जो ऑलरेडी डिजॉल्व वाली है वो बाहर भी आ रही है अपने आप ही। तो इस सॉल्यूशन में CO2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी या चेंज होती रहेगी? क्यों? जितने अंदर जा रहे हैं, अगर जितने अंदर जा रहे हैं उतनी बाहर आ रहे हैं, तो वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी और घुले हुए CO2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी, या नहीं? तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू क्या? बोलो। एवोपरेशन वर्ड तो नहीं करेंगे इसके लिए यूज़। रेट ऑफ CO2 कम, इसका प्रोसेस का तो कोई नाम नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक एवोपरेशन तो कह सकते हैं। और ये कब तक है? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसका टेम्परेचर बदल दें तो क्या होगा? अगर हम कोल्ड ड्रिंक की सील बॉटल को धूप में रख दें, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और क्या हमने ऐसा भी सुना बॉटल फट गई धूप में रखने से, कोल्ड ड्रिंक की कांच वाली जब होती है तो? कभी कभी सुना किसी ने? नहीं, कुछ नहीं सुना है भैया। तुमने पान वाले की दुकान पे कोल्ड ड्रिंक्स बिका करती थी पहले खूब, बताओ। पान वाले के सहारनपुर में भी और जगहों पे भी वो टेम्प्रेरी दुकानें होती हैं, इन्हें खोखे कहते हैं। तो उस खोखे पे ही वो अपना लोहे वाला एक कंटेनर होता था जिसमें बर्फ़ लगा के उसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लगा के रखते थे, और यहाँ बाहर खोखे के बाहरी रोड पे ही एक के ऊपर एक कोल्ड ड्रिंक के क्रेट रखे होते थे। इनमें से कुछ बॉटल्स उसमें लगा के रखते थे अपने बर्फ़ वाले वेसल में, जब उसमें से बिकती रहती थी इसमें से निकाल के फिर उसमें बर्फ़ में डाल देते थे।
तो उसकी धूप आ रही होती थी यहाँ पे, मान लीजिए जो करेट रखे हैं बाहर, तो धूप से करेट पे धूप पड़ रही है लगातार सुबह से शाम तक, फट गई 1-2 बॉटल रखी। ऐसा होता था, होता है। तो धूप में करेट में रखी धूप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल क्यों फट गई? टेम्परेचर बढ़ता गया। तो डिजॉल्व CO2, जो डिजॉल्व हुई हुई CO2 है वो बाहर आने लगेगी या नहीं टेम्परेचर बढ़ने से? जैसे अगर आप पानी को गर्म करो तो उसमें जो डिजॉल्व गैसेज हैं वो बुलबुले बन के बाहर आते हैं। कंटेनर पे ग्लास में पानी भर के रखो, तो यहाँ पर CO2 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फट जाएगी। उल्टा सोचो, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को उठा के फ्रिज में रख दिया है, तो क्या होता है? टेम्परेचर डाउन जाता जा रहा है। जो यहाँ CO2 थी अनडिजॉल्व उसमें नीचे गिरने लगेगी, यानी नीचे डिजॉल्व होने लगेगी, तो इसमें डिजॉल्व CO2 की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे ज़्यादातर पे क्या लिखा था? सर्व चिल्ड। क्यों? जब वो चिल्ड होगी तो उसमें CO2 सबसे ज़्यादा डिजॉल्व हो गई होगी, और CO2 ज़्यादा जैसे बंद बॉटल में भी बाहर आ रही थी धूप में रखने से, यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरा है ना, यहाँ कौन है? CO2 गैस, ये तो सील्ड है। जब गर्म कर रहे हैं तो जो घुली हुई CO2 है वो बाहर आ रही है, और जब ठंडा कर रहे हैं तो जब यहाँ CO2 है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो नीचे जाके गिरने लगेंगे, यानी इसमें डिजॉल्व होने लगेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से घुले हुए CO2 बाहर आ रहे हैं, तो टेम्परेचर घटने से बिना घुले हुए CO2 नीचे डिजॉल्व हो रहे होंगे जाके, क्योंकि गैस उड़ के टकराई रही होगी ना, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो नीचे गिर जाती होगी। तो कोल्ड ड्रिंक पीने का मज़ा ठंडा ठंडा क्यों है, समझ गए? कि जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसमें उतनी ज़्यादा CO2 डिजॉल्व होगी। सचमुच में कोल्ड ड्रिंक का जो टेस्ट है वो डिजॉल्व CO2 का ही तो है असली, बाकी तो सपोर्टिंग है इसमें। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप खोल के रख दो 3 दिन के लिए और फिर उसको बंद करके फ्रिज में कितना ही ठंडा करके रखो और पीना, फिर देखो कितना मजा आएगा। क्या कड़वा सा मीठा सा, कड़वा सा, एक्सेस मीठी होती है तो कड़वा ही लगता है। क्या कड़वा सा पानी पीने को दे दिया, मीठा मीठा कड़वा कड़वा। क्यों? क्योंकि उसमें से सारी CO2 तोड़ गई और उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है। वो कड़वा और मीठा पानी है जो उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी वजह से कभी कड़वाहट महसूस होती है, कभी मिठास महसूस होती है। तो जब इक्विलिब्रियम है तो कितना हो रहा है? जितने नीचे मॉलिक्यूल डिजॉल्व होने जा रहे हैं इतनी बाहर है, तो किसकी वैल्यू कांस्टेंट है? तो यहाँ पे भी हम कह सकते थे इसमें CO2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है डिजॉल्व। लेकिन उन्होंने एक नई टर्म क्या बना दी इस केस में, बोल दिया कि अगर आप ये एक्सप्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यानी इस पोर्शन में जो डिजॉल्व CO2 है उसकी कंसंट्रेशन तो ये CO2 एक्वस, और इस वाले पोर्शन में जो CO2 गैस उड़ रही है उसकी कंसंट्रेशन ये CO2 गैस, इसका नाम, इसकी रेशियो कांस्टेंट, इसकी रेशियो या नहीं। तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी कब तक? जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे। सोच के देखो, अगर आपने बॉटल को गर्म करना शुरू कर दिया तो डिजॉल्व CO2 कम होने लगेगी, तो ये वाली वैल्यू, और जो बिना घुली हुई CO2 है यानी CO2 गैस की वैल्यू बढ़ने लगेगी, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू छोटी होती चली जाएगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। और अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो डिजॉल्व CO2 बढ़ने लगेगी और बिना डिजॉल्व CO2 जो ऊपर है वो कम होने लगेगी और इसकी वैल्यू बड़ी होने लगेगी। लेकिन जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इतनी सारी फालतू बातें मुझे करनी पड़ती हैं, मजबूरी है, जो हमने इतने 5 केस किए। कुल मिला के इन सारी चीज़ों का जिस्ट क्या है, ये है। सारी तो बता भी नहीं पाएगा, हमने 5 केस किए, 4 ही बता पा रहा। सॉलिड और गैस वाला तो बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ तो मैंने एग्जांपल ढूंढ के स्पेशली आयोडीन वाला कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी। लेकिन सोचो अगर एक बंद जार में कपूर कैम्फर रखा हुआ है तो सबलाइम कर रहा होगा। तुम कुछ हाँ ना रिस्पॉन्स इतनी देर में क्यों लगाते हो? यहाँ पे कपूर पड़ा हुआ है तो इसके वेपर्स नहीं बन रहे होंगे? कपूर तो जानते होंगे घर में पूजा वूजा में यूज होता है। तो यहाँ क्या कुछ कलर आ रहा होता है? कुछ कलर वलर नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम आ गया, क्या कांस्टेंट हो गया? तो प्रैक्टिकली तो हम देख के कुछ नहीं बता सकते कि क्या कांस्टेंट हो गया इस केस में। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आयोडीन वाला ढूंढ के लिया, क्योंकि आयोडीन के केस में यहाँ कलर आ रहा होगा और कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, हाँ या नहीं? तो ये टेबल 7.1 दिख रही है, तो इसमें ये लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? और जब लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो गया? वेपर प्रेशर और वाटर कांस्टेंट हो गया एट गिवन टेम्परेचर। जब सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में जो पहला केस कल किया था आइस और वाटर, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो गया था एट ए कांस्टेंट प्रेशर,
और जब शुगर को सॉल्यूशन में डाला तो सॉल्यूशन कंसंट्रेट सैचुरेट हो गया था, क्या कांस्टेंट हो गई थी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गई थी एट गिवन टेम्परेचर। और जब आपका CO2 गैस CO2 पानी में एक्वस में घुली हुई है तो कौन हो गया था, ये एक्सप्रेशन लिखा था मैंने भी, ध्यान करो, CO2 एक्वस अपॉन CO2 गैस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई एट गिवन टेम्परेचर। हाँ या नहीं? बढ़े आगे को। अब क्या करें? बढ़े, क्योंकि असली चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू हो गया तो सिर्फ हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक लाइन डाली जो क्लास 12th में आएगी बार बार दोबारा से एक चैप्टर में, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कह रहा, अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a liquid at a given temperature is directly proportional to pressure of gas over it। यानी प्रेशर ऑफ गैस पे P कौन है, प्रेशर ऑफ गैस, और X कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जितना आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ये पानी भर के यहाँ पे प्रेशर और CO2 ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे और इसमें उतनी ज़्यादा गैस डिजॉल्व होती जाएगी या नहीं। और जब इसमें CO2 ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगी तो CO2 के मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे, CO2 के मोल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो CO2 का मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। क्या बोलो? और बताइए, कोई यहाँ तक दिक्कत हुई है तो? कोई नहीं। अब देखो असली चैप्टर अब शुरू होता है और यहाँ से समझना आया तो बस मुझे रोक देना, आगे बिल्कुल बढ़ने मत देना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। तो क्या हमने जो आज 5 केस किए वो फिजिकल प्रोसेस थे या वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी? फिजिकल प्रोसेस थे। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। बोलो बात समझ आई या नहीं? इन सारे किस्सों में अगर आप अपना वेसल खोल दोगे, जो ये केस पड़े, तो इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं। देखो सोच के कैसे, कल जो हमारा ये सॉलिड और लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम था, अगर आप ये वेसल खोल दोगे तो वाटर एवोपरेट भी हो रहा होगा या नहीं, और एवोपरेट होने से वाटर का लेवल गिरता जा रहा होगा। तो फिर वाटर का लेवल गिरता जा रहा है तो फिर तो नहीं हम कह सकते कि इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो वाटर की क्वांटिटी, आइस की क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। अब यहाँ सोच के देखो, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमने इस वेसल को खोल दिया तो फिर तो जो वाटर के वेपर्स बन रहे हैं वो इसमें कम और ऊपर उड़ जाएंगे ज़्यादा, फिर तो उड़ते ही चले जा रहे होंगे। जैसे घर में ग्लास, खुला ग्लास छोड़ दो तो उसमें तो वेपर्स बन बन के पानी उड़ता ही जा रहा है, वाटर का लेवल गिरता ही जा रहा है, उसमें तो कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम कब आएगा? अगर आप उसे ग्लास को बंद कर दोगे, ढक दोगे, तभी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। खुला छोड़ दोगे फिर तो वेपर्स उड़ते ही जा रहे होंगे, कोई एक हाथ वापस आके गिरता होगा, नहीं तो सारे उड़ जाएंगे। अब यहाँ देखो, अगर इस जार को अगर आप खोल दोगे तो जो आयोडीन के वेपर्स पर्पल कलर के बन गए वो तो बस उड़ ही जाएंगे ना, या वापस सप्लाई सॉलिडिफाई हो रहे होंगे। ऐसे ये जो सैचुरेटेड शुगर का सॉल्यूशन है, अगर आपने इसको ढका नहीं तो क्या होगा? इसमें से वाटर वेपर्स उड़ते जा रहे होंगे ड्यू टू एवापोरेशन, या चीनी भी उड़ती जा रही होगी। तो जो उसमें घुली हुई चीनी है, जब वाटर वेपर्स उड़ते जा रहे हैं तो वो नीचे डिपॉजिट होती चली जाएगी या नहीं?
सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लगातार चेंज होती जा रही होगी या नहीं। और CO2 कोल्ड ड्रिंक की खुली बॉटल में तो कभी इक्विलिब्रियम आने ही नहीं वाला, क्योंकि बॉटल खुली है तो फिर तो बस CO2 उड़ती जा रही होगी। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन और हर किस्से में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलते रहोगे तो भी या तो फॉरवर्ड प्रोसेस की स्पीड बदलती रहेगी या बैकवर्ड की बदलती रहेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम आने पर जो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं वो सेम रेट पे होने लगते हैं क्या, बोलो। एंड देयर इज डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब है कि वहाँ अभी भी स्टैटिक का उल्टा है डायनामिक। स्टैटिक याद है कल जब हमने वो सीसॉ वाला केस किया था जिसमें झूला अटक गया था, रुक गया था। तो हमारी केमिस्ट्री में चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, कभी भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा हमारे यहाँ। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक ही आएगा। डायनामिक मतलब अभी भी वहाँ कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, फॉरवर्ड प्रोसेस भी चल रहा है और बैकवर्ड प्रोसेस भी चल रहा है। अगर वो सॉलिड और लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम है तो आइस मेल्ट भी हो रहा है और वाटर फ्रीज भी हो रहा है। लिक्विड गैस वाला इक्विलिब्रियम है तो लिक्विड गैस भी बन रहा है और गैस लिक्विड होकर कंडेंस भी हो रहा है। तीसरा किस्सा कौन सा था, सॉलिड गैस। अगर सॉलिड से सीधा गैस बन रहा था सब्लिमेशन, तो सीधा गैस से सॉलिड भी बन रहा था। इक्विलिब्रियम पे यार रुक गए थे दोनों फिनोमेना, ये दोनों लगातार चल रहे थे लेकिन सेम स्पीड से चल रहे थे। तो रुका तो कुछ नहीं ना, जब रुका नहीं तो डायनामिक या स्टैटिक। तो डायनामिक्स का मतलब मोशन से है, मूवमेंट से है। बट स्टेबल क्यों, क्योंकि ना तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, ना वहाँ वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, ना वहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रही। तो कंडीशन स्टेबल है या नहीं। तो अजीब बात है, मूवमेंट भी हो रहा है और फिर भी क्या कह रहा है, स्टेबल है। मूवमेंट भी है और फिर भी क्या कह रहा है, स्टेबल है। समझ गए। अब कह रहा है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। कल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही हमने ये की थी, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट हो जाती हैं। तो लिक्विड और सॉलिड यानी आइस और वाटर वाले केस में उसका मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही। लिक्विड और वेपर वाले में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, वेपर प्रेशर नाम की प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो गई। देखो लिक्विड वेपर वाले में क्या हो गया, टेम्परेचर पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। सॉलिड लिक्विड वाले में मेल्टिंग पॉइंट और प्रेशर कांस्टेंट हो गया। सॉलिड और सॉल्यूशन वाले में कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई टेम्परेचर पे। और गैस और एक्वस वाले में ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो हर एक केस में कुछ ना कुछ या जितनी भी उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है वो सब कांस्टेंट हो गई ना, क्योंकि जितना मामला आगे जा रहा है उतना पीछे जा रहा है, तो सब कुछ कांस्टेंट ही रहेगा। अब जब इक्विलिब्रियम आ जाता है इज अटेन्ड फॉर अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ करेक्टराइज बाय, कैसे पता चलता है, बाय अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर्स। उसका एक पैरामीटर पढ़ना तो आ रहा होगा, कांस्टेंट हो जाता है। तो अभी पढ़ तो लिया फिर से वही, जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आया तो मेल्टिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया। जब लिक्विड वेपर आया तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कांस्टेंट हो गया। जब सॉलिड और शुगर सॉल्यूशन आया तो कंसंट्रेशन नाम की चीज़ कांस्टेंट हो गई। जब गैस और एक्वस आया तो CO2 एक्वस अपॉन CO2 नाम का एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो हर केस में कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब क्या हो गया, क्या इक्विलिब्रियम आ गया। नहीं तो हमें कैसे पता चले इक्विलिब्रियम भी आया नहीं आया। अब ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इन सब में, द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसीडेड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। उड़ गए या नहीं उड़ गए। अब देखो सर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जब CO2 घुल रही होगी तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही होगी और ये वैल्यू कम होती जा रही होगी। अभी बोला था अगर टेम्परेचर डाउन करोगे, टेम्परेचर अप करोगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, घुली हुई CO2 कम होती जाएगी और बिना घुली हुई बढ़ती जाएगी। तो मान लेते हैं एक मिनट के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम आने पर 25 होती है। कितनी होती है, 25। तो थ्रू अरोरा जी ने एक नई बॉटल ली, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा जिसमें अभी CO2 नहीं घुली थी और इसमें CO2 डालना शुरू करा। ठीक, तो CO2 उसमें घुलता जा रहा है। तो उसमें CO2 घुलने के बाद इन्होंने CO2 की बोतल को सील कर दिया। ठीक, अब सील करके इन्होंने इसे अपने रूम में रख दिया। रूम का टेम्परेचर मैं अभी बता नहीं रहा क्या है। अब इस बॉटल के अंदर इन्होंने ये वाली वैल्यू पता लगाई
इस एक्सप्रेशन की अपने रूम में रखी हुई बॉटल में। सपोज वो वैल्यू आ रही है 20, तो आप क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू होती है 25, तो आप क्या कहोगे? ये वैल्यू इनकी जो 20 आ रही है इस बॉटल में, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है या नहीं? इनकी बॉटल में भी अगर इक्विलिब्रियम आ चुका होता तो इनकी बॉटल में भी वैल्यू क्या आती इसकी? समझे? गुरमीत सिंह जी ने अपने घर में एक बॉटल और खोल ली, उसमें CO2 खोली। इसी तरह मान लेंगे बस गुरमीत सिंह जी के, ध्रुव जी के घर में बॉटल का टेम्परेचर सेम है, लेकिन गुरमीत जी के घर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अभी, सपोज कर लेते हैं 10, और एक बंदे को और पकड़ लेते हैं, एक और स्टूडेंट का नाम मान लीजिए श्रेया जी के घर में हमने बॉटल रख दी। श्रेया जी के घर में भी इसी तरह बॉटल रखी है और उस बॉटल में वैल्यू आ रही है सपोज करो 30। तो श्रेया जी के 30, गुरमीत जी के 10 और ध्रुव जी के 20। तो हम तीनों बंदों से क्या कहेंगे कि तुम्हारी बॉटल में इक्विलिब्रियम आया हुआ या नहीं? तो हम कहेंगे नहीं भाई, तुम्हारी तीनों की बॉटल में इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे तुम तीनों का कमरा है उस टेम्परेचर पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 25 होती है अगर इक्विलिब्रियम आ चुका हो। तो भाई इससे क्या राय दें गुरमीत जी को जाके कि जिससे तुम्हारी बॉटल में इक्विलिब्रियम आ जाए तो क्या होना चाहिए? डिसॉल्व CO2 की वैल्यू बढ़नी चाहिए और बिना डिसॉल्व की कम होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते 25 पहुँचेगी। श्रेया जी से क्या कहेंगे कि तुम्हारे में तो CO2 डिसॉल्व ज़्यादा हो गई है, देखो ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा हो गया होगा, तभी तो वैल्यू 25 से ज़्यादा हो गई 30। कुछ ऐसा करो तुम्हारी बॉटल में डिसॉल्व CO2 तो कम हो जाए और बिना डिसॉल्व CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तभी तुम्हारी ये वैल्यू 30 से कम हो सकती है। तो मैं इनको ये बोलूँगा तुम अभी इक्विलिब्रियम से पीछे हो, क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आगे ले जाना पड़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ये क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, यानी ये चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, और ये कब बढ़ेगी? आगे जाने से। और श्रेया जी से क्या कहेंगे? तुम्हारी ये वैल्यू बढ़ गई है, इसको कम करना है, इसको कम करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, तो इसलिए इक्विलिब्रियम को कहाँ ले जाओ? पीछे। और ध्रुव जी से क्या कहूँगा? तुम अपने इक्विलिब्रियम को किधर ले जाओ, आगे या पीछे? कैसे ले जाओ वो बात की बात है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे 2-3 दिन में आगे। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से हमें पता चल गया कि हम इक्विलिब्रियम के कितना पास हैं या कितनी दूर हैं। इनसे कहेंगे हम इक्विलिब्रियम से आगे हैं, ये कहेंगे हम इक्विलिब्रियम से बहुत पीछे हैं, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम से है तो पीछे लेकिन थोड़ा ही पीछे हैं। और ये मैं हूँ, मेरी बॉटल नितांत जैन, मेरी बॉटल में तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 ही आ रही है। मैं मेरे लिए क्या कहोगे? सर आप तो बहुत ही पीछे हो, वैल्यू आनी चाहिए 25, आपकी तो सिर्फ 2 ही आ रही है अभी, तो आप तो खूब आगे जाओ, अपने इक्विलिब्रियम को खूब आगे लेके जाओ किसी तरह, तब आपकी वैल्यू 2 से बढ़ते बढ़ते, तो आपको तो बहुत आगे जाना पड़ेगा, आपको इनसे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, आपको भी इनसे थोड़ा सा ही और आगे जाना पड़ेगा, और आपको तो विचित्र ही हो, आपको तो पीछे जाना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि हम इक्विलिब्रियम से कितनी दूर है, कितनी पास है। इस एक्सप्रेशन की तो वैल्यू है ये 2, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो है 30, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो है 20, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो है 25। मान लीजिए ये वाटर वाला किस्सा है, और इक्विलिब्रियम पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होता है, मान लो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कितना होता है 500 mm। अब हमने ये सेटअप लगाया और लगाते हैं यहाँ वेपर प्रेशर मेजर किया, और वेपर प्रेशर मेजर करके आ रहा है 20 mm। तो हम क्या कहेंगे? अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो और वेपर्स बनने पड़ेंगे, आगे की तरफ जाना पड़ेगा, या नहीं? और वेपर्स बनेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। और किसी वजह से वैल्यू हो गई 80, किसी भी रीजन से, तो आप क्या कहोगे? अरे आप तो इक्विलिब्रियम से आगे चलेगा, आपको तो पीछे आना पड़ेगा, यानी आपको अपने वेपर्स को वापस लिक्विडिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको वहाँ कंडेंसेशन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वैल्यू फिक्स होती है। नहीं आया ना, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं आया हुआ, यहाँ तो मामला कुछ गड़बड़ है, इक्विलिब्रियम से आगे चला हुआ गया हुआ। जब ये 20 था तो भी अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, और किसी तरह से 80 हो गया तो भी अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया। इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, देखो आपकी बात मैं दोबारा उठाऊंगा जब उस तरह का कुछ मुद्दा आएगा कि देखो कैसे बात इक्विलिब्रियम से आगे भी जा सकती है और इक्विलिब्रियम से पीछे भी रह सकती है। वो बात ठीक है कि आगे जानी अक्सर मुश्किल हो रही होगी, पीछे तो अक्सर रह जाएगी। मैंने यहाँ कटोरी में पानी रखा, ठीक, मेज पर, और यहाँ वो डिब्बा रखा जिसमें अंदर वैक्यूम था, और ये लगाया। तो शुरू में तो वेपर्स बनने शुरू हुए ना, इसमें रीडिंग क्या रही होगी? बिल्कुल इनिशियली तो 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 पे आके अटक गई, या बढ़ी नहीं रही, 3 दिन हो गए रखे हुए। तो आप क्या कहोगे? एवोपरेशन बंद हो गया? क्या कहोगे? एवोपरेशन बंद हो गया? नहीं, आप कहोगे चल रहा है, जितना एवोपरेशन हो रहा है उतना ही, इसलिए वैल्यू 50 हो गई। तो 80 तो कभी आना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि 50 से आगे तो कभी जाएगा ही नहीं। तो जब हम कल केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री रिएक्शंस वाला इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें समझाना आसान होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वैल्यू आगे बढ़ जाए।
तो वहाँ पे समझाऊंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हाँ बोलो सर। स्टार्ट हो जाएगा, नहीं इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं होता, बस इक्विलिब्रियम तो आ गया, स्टार्ट और एंड नहीं होता इक्विलिब्रियम का। जब तक भी ये 100 साल भी यहाँ रखा रहा मान लो और कहीं से लीकेज नहीं हो रही तो ये 50 पे ही रहेगा। और इसका आप अगर जहाँ भी ये रखा उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हो गया, इक्विलिब्रियम तो आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया वर्ड कभी नहीं होता, इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम तो हो गया बस। अब किसी ने आके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया इस कमरे का, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, तो फिर प्रेशर 50 से बढ़ना शुरू होगा। और जिसने टेम्परेचर बढ़ा के, ये तो था मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब किसी ने कमरे का टेम्परेचर करके छोड़ दिया 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा। और जब दोबारा इक्विलिब्रियम आएगा तो उस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू मान लेते हैं 53 है। तो जब तक अब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा, 100 200 300 साल तक भी अगर 30 डिग्री रहेगा और कहीं लीकेज नहीं हो रही, तो इसका वेपर प्रेशर 53 बना रहेगा बस। अब 100 साल बाद आगे किसी ने इसका टेम्परेचर कर दिया 30 से 20 डिग्री सेल्सियस, इक्विलिब्रियम फिर से हिल जाएगा। थोड़ी देर बाद, घंटे 2-3 घंटे बाद फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वैल्यू यहाँ होकर रहेगी मान लीजिए 47। अब ये 100-200 साल जब तक भी टेम्परेचर 20 रहोगे 47 हिट करेगा बस। यानी क्या, 20 डिग्री सेल्सियस पे हाँ किसी भी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम ला सकते हो। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैंने अपने कमरे में रख के छोड़ी जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो वहाँ भी थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फिर वो मेरी बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मेरे रूम से उठा के आपके बॉटल में कमरे में रख दी गई, वहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री है। बॉटल तो सील्ड है ना, क्लोज कंटेनर है ना, तो बाहर तो कुछ भाग नहीं पा रहा, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ रहा, तो 30 डिग्री टेम्परेचर रहते रहते थोड़ी देर तो उसे लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से आपके कमरे में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और जब तक आपके कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। फिर हम उस बॉटल को उठा के एक फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा जैसे आप 30 से 5 वाले टेम्परेचर पे रखोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे 15 मिनट जितना भी टाइम बोले, उसके बाद उसमें फिर से इक्विलिब्रियम आएगा। और जब तक 5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा उसमें वो नया वाला इक्विलिब्रियम बना ही रहेगा। ये सारी बातें पूछो तभी तो मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, ये यूजलेस सी कहानी है लेकिन काम की भी यही है। अगर ये चीज़ें जो हमने अभी बोली, जैसे आपने बोला टेम्परेचर में आ जाएगा, ये फंडा आपको क्लियर नहीं होता तो पूरा चैप्टर में कुछ समझ ही नहीं आना था। और बताओ, और कोई डाउट आना है इस तरह से? तो यही तो बात डिस्कस करना चाह रहा था मैं, कि कोई आप बोलो तो कुछ पता चले। हाँ बोलो। मैडम ये चलो आप जिद कर रहे हो तो समझो, हमने टेम्परेचर तो चेंज नहीं करा, तो ये वेपर प्रेशर 50 रहना चाहिए। अब किसी ने क्या करा, इसके अंदर एक पाइप लगाया और उस पाइप से बाहर से लाके वाटर के वेपर छोड़ दिए, खूब सारे। छोड़ सकता है? नहीं, टेम्परेचर को कुछ नहीं कर रहा, बस एक पाइप लगाया और पाइप से अंदर क्या छोड़ दिए, खूब सारे वाटर वेपर्स। और जब खूब सारे वेपर्स छोड़ दिए अंदर, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा या नहीं? मान लीजिए प्रेशर कब अंदर वेपर्स कब तक छोड़े, जब तक प्रेशर 80 mm नहीं हो गया। यहाँ रीडिंग 80 हो गई और उसके बाद उसने पाइप हटा के बंद कर दिया, इसे सील कर दिया। तो अब क्या इसमें 80 रहेगा? टेम्परेचर तो चेंज नहीं करा उसने। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो खूब सारे वेपर्स हुए थे, ज़्यादा हो गए थे ना, फालतू हो गए थे ना वेपर्स, 50 से ऊपर प्रेशर चला गया, उनका रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वही रहेगा। अब क्या होगा, यहाँ पानी की क्वांटिटी पहले से थोड़ी बढ़ गई होगी क्योंकि रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ गया, और थोड़ी देर बाद फिर से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर से प्रेशर 50 आ गया होगा, लेकिन अब जब 50 प्रेशर आएगा तो पानी पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा क्योंकि बाहर से आया हुआ वाटर वेपर वाटर बन गया, लेकिन प्रेशर 50 मेंटेन हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बोलो नंदनी जी, आपकी भी बात समझ आ गई या नहीं आ गई अब, कि कैसे अचानक हमने बाहर से बढ़ा दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए बाहर से वेपर्स ला के डाल दिए, प्रेशर तो 80 हो गया। ये थोड़ी देर के लिए तो बेचारा दुखी होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत कर लेगा और वापस अपना प्रेशर 50 mm मेंटेन कर लेगा क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया गया। तो अब इसे पीछे आना पड़ा होगा ना 80 से 50 प्रेशर करने के लिए। H2O लिक्विड था, इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस था, और आपने बाहर से वाटर वेपर्स ला के डाल दिए तो इनकी वैल्यू बढ़ा दी। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, यानी कंडेंस ज़्यादा होगा। और बताओ इसी तरह से। अब लगा करके 10 मिनट में कि हाँ कुछ पढ़ाया आज, बस। हाँ भाई, ये तो बोला यहाँ इस केस में वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इस केस में क्योंकि आपने बाहर से वाटर डाला है। मान लीजिए आप इसको भाई, वाटर का वॉल्यूम और वेपर्स की क्वांटिटी तो कांस्टेंट जब तक है ना, जब तक आपने बाहर से नहीं डाला और टेम्परेचर 25 है। अब किसी आपने यहाँ लीक कर दिया, मान लो यहाँ से थोड़ी सी वाटर वेपर्स लीक कर दिए, टेम्परेचर चेंज नहीं करा, वेपर्स लीक कर दिए। लीक करते क्या होगा, प्रेशर 50 से कम होकर 30 रह गया, कम हो गया, और फिर आपने सील कर दिया। अब क्या होगा, यही 30 रहेगा, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नहीं,
अब क्या होगा, वेपर्स कम हो गए तो इसमें से रेट ऑफ इवेपोरेशन तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा, टेम्परेचर नहीं बदला ना। IIT का क्वेश्चन है ये। इसमें से वेपर्स लीक कर दिए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बदलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ भीड़ कम हो गई, जब आपने वेपर्स लीक कर दिए तो रेट ऑफ कंडेंसेशन कम हो जाएगा और रेट ऑफ इवेपोरेशन उस स्पीड से चल रहा है, तो क्या फिर से भीड़ बढ़ने लगेगी। ये तो अभी भी 45 ही आ रहे हैं 1 मिनट में, और लेकिन नीचे जाने वाले, क्योंकि यहाँ भीड़ कम हो गई, पहले नीचे भी 45 जा रहे थे लेकिन नीचे अब 30 जा रहा है, तो अब भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। नहीं 45 ऊपर आ रहे हैं और 30 नीचे जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद भीड़ बढ़ती जाएगी। फिर से क्या होगा, जब भीड़ बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी 30 से 35 होगा, 35 से 40 होगा, 40 से 45 होगा। जैसे ही 45 होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी 45 होगा, फिर से क्या आ गया होगा इक्विलिब्रियम, और यहाँ का प्रेशर फिर से कितना हो गया होगा मेंटेन 50 mm।